हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार माई स्टडी जोन चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में हम इंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, 58 तक के क्वेश्चन हमने पीछे कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इससे आगे के क्वेश्चन हम अब करेंगे। तो 58 तक के क्वेश्चन कर लिए। 59 नंबर क्वेश्चन आता है अब। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? देखो, ये कुमारगुप्त फर्स्ट है। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर कथन है ए और आर, दो कथन दिए हैं और नीचे 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जाता है। ठीक है, और अगला कहता है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ठीक है, पहला कहता है कि जो सामंती व्यवस्था का फेडरल सिस्टम है ना, वो सैनिक अभियानों में देखा गया है। और दूसरा है, इसका अर्थ क्या होता है फेडरल सिस्टम? फेडरल जैसे भारत है, भारत के अंदर भी फेडरल सिस्टम है। देखो, भारत के अंदर जैसे कि केंद्र सरकार है और केंद्र के नीचे स्टेट है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जैसे कि बहुत से स्टेट है। जब तक सही सलामत चल रहा है तो ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात अलग अलग सरकार चलाते हैं। जब भी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो इन सबको भंग कर दिया जाता है और कंप्लीट भारत एक ही हो जाता है। सबके अंदर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। तो इसी को कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो सामंत थे, वे राजा के अधीन अलग अलग जगह काम करते थे। जब पर राजा को सेना की आवश्यकता होती थी तो सभी सेना मिलकर एक राजा का नेतृत्व में काम करते थे। ये ही फेडरल सिस्टम है। ठीक है, और गुप्त काल में सामंत व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये 2 क्वेश्चन है। तो इस देखो कि फेडरल सिस्टम प्राचीन भारत की बोल रहा है और ये गुप्त काल है, ये दोनों अलग अलग बोल रहा है। प्राचीन भारत तो बहुत बड़ा हुआ और गुप्त काल एक लिमिट टाइम पीरियड है। तो इसके अंदर ए और बी दोनों सही है, किंतु आर है जो ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये प्राचीन भारत है। ये तो कम्प्लीटली जैसे कि जहाँ से स्टार्ट माने वहाँ से लेकर और 712 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को प्राचीन भारत कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त काल उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो कंप्लीट की व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत कौन सा है? ये नीचे का है, ये दक्षिण भारत है। जैसे कि ऐसे कुछ है, सॉरी, ये प्राचीन भारत है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चला गया है। ठीक है, तो उत्तरी भारत है कौन सा है? ये उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत व्यापार निम्न में से किस पतन से संचालित होता था? जो गुप्त काल का है उस टाइम जो उत्तर भारत का व्यापार था, तो वो कौन से बंदरगाह, पतन का अर्थ बंदरगाह से सुचारू रूप से चलाता थे? तो ये आएगा इसके अंदर ताम्रलिपि बंदरगाह है, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर था। वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर था। और ये बड़ौच है, ये गुजरात के अंदर। और जो कल्याण है ये महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगर पूछ ले ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ था, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। ये सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। विशाखा दत्त है, वो किससे संबंधित थे? विशाखा दत्त थे, वे नाटक लिखते थे, नाटककार थे। ब्राह्मीर है, वे खगोल विज्ञान के थे। और जो चरक है, चरक चिकित्सा से रिलेटेड थे। और जो ब्रह्मगुप्त है वो गणित के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका होगा 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है,
2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? देखो, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में उज्जैन है, उस टाइम का महान केंद्र था। उज्जैन के अंदर चंद्र विक्रमादित्य के नाम से एक बहुत बड़ा, जैसे कि पार्क टाइप में भी है, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। ठीक है, और जो उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये आप हमें कमेंट में देना, वरना अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, या फिर आप गूगल से भी ट्राई कर सकते हैं उज्जैन किस नदी के किनारे है। ठीक है, 65 क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध 100 साहित्यिक कृतियों में की जाती है? जो विज्ञान शाकुंतलम है ना, इसकी गिनती होती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? ये गुप्त काल को ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? देखो, स्कंदगुप्त है, उसके बाद केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल हो गई। जैसे कि केंद्र के बाद सामंत होते थे, सामंत अपने अपने क्षेत्रों का पर राज करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर वो राजा का साथ देते थे। जो स्कंदगुप्त है, उसके बाद केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल हो गई। ठीक है, उसका सामंतों के ऊपर प्रभाव कम हो गया, ये उसका कारण है, पतन का कारण है ये। ठीक है, पुणों का आक्रमण, पुणों ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई गुप्त वंश को, ये भी कारण है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो केंद्र है उसके बाद प्रांत होते थे, जैसे कि सामंत बोल दे या प्रांत बोल दे, वे शासक थे, वे विद्रोह करने लगे, ये भी है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें पूछा कि कारण नहीं है, तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया? ये समुद्रगुप्त ने करवाया, इसको ही कविराज बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार वीणा बजाता हुआ है, इसके लिए इसको कविराज बोला जाता है। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। प्रयागप्रस्थ अभिलेख भी समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके काल में फ्रियान भारत में आया था, ये आप याद रखना, जो चीन का यात्री था। अगला क्वेश्चन 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया था? ओह, ये एक आर्यभट्ट था, जिन्हें आर्यभट्टा नामक पुस्तक लिखी थी, और जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट को ही बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। देखो, ये पीछे आ चुका है, नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। ठीक है, अगर हम इसको पीछे देखेंगे तो ये इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था इसका नवनीतकम, मैं एक बार देख रहा हूँ, सॉरी दोस्तों मुझे नहीं मिला, पर मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि नवनीतकम का जो ये नवनीतकम बुक है उसका संबंध चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये जो रामगुप्त है, इसने सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर, ये भी सुमेलित करना है, शासक और उसके अभिलेख। समुद्रगुप्त प्रयागप्रस्थ अभिलेख, चंद्रगुप्त महरौली लोह स्तंभ, ये दिल्ली के अंदर है महरौली का लोह स्तंभ, और जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा, इस कारण से ये लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का आकर्षण केंद्र है। ठीक है, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख, और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, हम सुमेलित करें। कुमार देवी प्रकार है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम से मुद्रा का प्रकार है, और ये शासक है। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट से, वीणावादक समुद्रगुप्त से। मैंने आपको बताया था, इसी के लिए इसको कविराज भी बोला जाता है।
चक्कर विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य बोला जाता है, तो विक्रम प्रकार होगा। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला फिर से सुमेलित करना, शासक और उपलब्धि। चंद्रगुप्त फर्स्ट है जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। कब? 319 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये है। और उसके बाद समुद्रगुप्त आएगा, अश्वमेघ पराक्रम के इसने अश्वमेघ किया था समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड को परम भागवत की उपाधि दी गई है। और स्कंदगुप्त को भी सुकोप्रमन कहा गया है। एक बात और याद रखना, समुद्रगुप्त है एक अभिलेख है, ताम्रपत्र है, उसके अंदर समुद्रगुप्त को भी परम भागवत बोला गया है, परंतु इसके अंदर ज़्यादा क्लोज अश्वमेघ पराक्रम है, इसलिए इसको ये करेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शासक हैं और उनकी पत्नियों के नाम है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी लिच्छवी वंश की थी जो, रामगुप्त ने ध्रुवा देवी। देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये, रामगुप्त ने ध्रुवा देवी। जो इसका एक और रामगुप्त है, इसका दूसरा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जब हुणों से हार जाता है तो हुण क्या कहते हैं कि ध्रुव देवी को वे हुणों के पास भेज दे। रामगुप्त एग्री हो जाता है, ये उसको भेजने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु चंद्रगुप्त सेकंड था, सेकंड उसने वो क्या करता है, रामगुप्त को मार देता है। ध्रुवा देवी के भेष में समय जाता है हुणों के पास ध्रुव देवी बनकर, और वहाँ पर जाकर उसके हुणों के अंतिम राजा को मार देता है। इस प्रकार वह हुणों का जड़ से ख़त्म कर देता हुणों को। तो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड था वो ध्रुवा देवी से भी शादी कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, रामगुप्त का सेकंड, समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी, और रुद्रसेन सेकंड की प्रभावती गुप्त। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की विजय से प्रभावित होकर वीके सिमथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77। सर्व राज्य अचेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसने दक्षिण के 12 राजाओं को और उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया था, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 78 क्वेश्चन। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उसकी हत्या करके शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? ये चंद्रगुप्त सेकंड है। इसने शक का राजा था जो रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया था। कैसे? मैंने आपको बताया कि ये ध्रुव देवी का रूप लेकर जाता है शकों के पास और वहाँ जाकर रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर देता है। इस प्रकार शक जड़ से ख़त्म हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है इसको महाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्कंदगुप्त के टाइम में हुणों के आक्रमण शायद थोड़े बहुत ऐसा कुछ था, नहीं, स्कंदगुप्त के बारे में एक अभिलेख है। स्कंदगुप्त को शकोप्रमन कहा जाता है। स्कंदगुप्त को शकोप्रमन स्कोपम कहा जाता है, ये याद रखना। ये डिलीट करो इसको। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 79 देखते हैं अब। ये सुमेलित करना है रचनाकार और उसकी रचना। ठीक है, सॉरी, आर्यभट्ट है, आर्यभट्टी या लिखी। धर्मंतरी ने नवनीतकम क्रम लिखी। ब्रह्मगुप्त था, ब्रह्म सिद्धांत लिखी जो मैथ से रिलेटेड है। और ब्राह्मीर है, उसने पंच सिद्धांत लिखी। ब्राह्मीर है, खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। आर्यभट्ट है, ये मैथ का और खगोल शास्त्र का। धर्मंतरी ये चिकित्सक था। ब्रह्मगुप्त था, ये भी मैथ से रिलेटेड था। ब्राह्मीर है, ये खगोल शास्त्री था। ठीक है, इस प्रकार इसका 1 2 3 4 ये ऐसे हुए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 2 3 4। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र कहाँ पर, गुजरात प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। अगर आ जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने। ठीक है। जिसकी मुरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई। पहली बार मुरम्मत किसने करवाई? रुद्रदमन ने। और दूसरी बार मुरम्मत किसने करवाई थी? ये स्कंदगुप्त ने। दूसरी बार स्कंदगुप्त ने इसकी मुरम्मत करवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित करना, ये भी प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक कौन था, क्या कहा जाता था उसको? जो भुक्तीय प्रांत आज का राज्य है, आज के समय में राज्य या स्टेट बोल दें, उस समय का प्रांत है। ठीक है, उसको उपरिक कहा जाता था। जैसे आज सीएम है, वैसे ही उस टाइम उपरिक होता था। आज का जो विषय है, जो आज वर्तमान में जैसे जिला बोल देते हैं, तो उस समय विस्पति होता था। विश्व के ऊपर विस्पति, नगर है, नगर के ऊपर नगरपति, और जो ग्राम है, ग्राम के ऊपर ग्रामिक। आज का जैसे सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। ये सुमेलित नहीं है, इसमें से देखना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। महासंधि विग्रह है, जो संधि करेगा शांति चाहेगा, वो युद्ध व शांति का मंत्री होगा। महादंड नायक, सर्वोच्च सेना का अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा सेना का अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी ठीक है। महा अश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष नहीं, अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, तो घोड़ा सेना का अध्यक्ष होगा ये। महाअश्वपति ये गज सेना का है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका ऑप्शन को आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, क्षेत्र भूमि को क्या कहते थे उस टाइम में? क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि है उसको क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि, वास्तु किसके ऊपर, वास्तु का प्रयोग निवास स्थान योग्य भूमि होती है उसके ऊपर किया जाता है। मकान बनाते टाइम वास्तु शास्त्र का को ध्यान में रखते हुए मकान बनाए जाते हैं। अगला है अपृहत भूमि, जंगली भूमि को कहते थे। और खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, बंजर भूमि होती थी, उसको खिल भूमि कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रयागप्रस्थी, ये गलत है। प्रयागप्रस्थी है वो लिखा था, एक मिनट माँ, जो ये प्रयागप्रस्थी है ये लिखा था, एक मिनट यार, हरिसेन ने, हरिसेन, ये हरिसेन ने लिखा था। तो इसके अंदर देखना क्या है, सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ये सुमेलित नहीं है, रवि कीर्ति गलत होगा। किरातार्जुन 12वीं द्वारा लिखी गई है। 10 कुमार चरित दंडी द्वारा, मरीचकटिकम शुद्रक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखना कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। जो वाग्भट है वो अष्टांग हृदय, उसको क्या वाग्भट है वो अष्टांग भट्ट है। ठीक है, ये कामदक है, ये नीतिचार द्वारा लिखित है। और विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, ठीक है। और वृत हरि है, ये मेघदूतम नहीं है। मेघदूतम किसकी है? कालिदास की, कालिदास। मेघदूतम कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 86, श्रेष्ठिन किसे कहा जाता है? साहूकार को श्रेष्ठिन कहा जाता था। सार्थवाह है, ये किसे कहा जाता था? ये व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता है। कुलिक कारीगर को कहा जाता था। वो कायस्थ लेखक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट पेज, मेहरकुल है, ये किससे संबंधित है? मेहरकुल है, ये हुण था, हुण शासक था मेहरकुल। हुण
मेरकुल का संबंध हुन से था। कनौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ये जो मोखरी लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कनौज को महत्ता प्रदान की, अर्थात सबसे पहले अच्छी शासन व्यवस्था लगाई, कनौज को अच्छा रूप प्रदान किया, महत्ता। ठीक है, अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ है, वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? तो इसका मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप देखेंगे, देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, उसकी जंगरोधकता के कारण उस टाइम पीरियड के चंद्रगुप्त द्वितीय का बनाया हुआ लौह स्तंभ है, उस टाइम पीरियड का, इसके शासनकाल में बना था, और जिस लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा लोहा दुनिया माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। एक अजंता की गुफा है, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बाघ की गुफाएं। ठीक है, जो बाघ की गुफाएं हैं उसी प्रकार का चित्रांकन है जैसा कि अजंता की गुफाओं में है। ठीक है, अजंता गुफा और बाघ की गुफाओं में सेम तरह का चित्रण है। अगला है पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है। जो ये प्रांत होता था, जैसे आजकल स्टेट होते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसी प्रकार उस टाइम पीरियड में पुंड्रवर्धन भुक्ति अर्थात प्रांत अवस्थित है। ये कहाँ पर है? ये उत्तरी बंगाल के अंदर है। ठीक है, और अगला है ब्रह्म भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ये कहाँ पर मिलता है? सिर्फ एक ताम्रपत्र है, कोई ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र, उसके अंदर यह विलेख मिलता है कि समुद्रगुप्त सबसे पहला गुप्त शासक है जिसने ब्रह्म भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? जो दसपुर शिलालेख है वो रेशम बुनकरों के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन और देख लेना आप। ठीक है, तो कुछ टॉपिक या कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको अभी और देता हूँ, तो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहेंगे। ये कुछ गुप्त काल की पुस्तकें हैं, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ऋतु संहार पुस्तक है, ये कालिदास की रचना है। मेघदूतम कालिदास की है। कुमार संभव कालिदास। रघुवंशम पुस्तक है, ये भी कालिदास द्वारा रचित है। मालविकारगिन मित्रम है, ये कालिदास के हैं। और जो भी ज्ञान शकुंतलम है, ये कालिदास के हैं। विक्रमो वर्षियम ये कालिदास के हैं। जो विज्ञान शकुंतलम है, ये विश्व की 100 प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ठीक है, इसकी सबसे पहले इस पुस्तक का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकारगिन मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो और वर्षियम। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। वृत्त संहिता ब्राह्मीर द्वारा लिखित है। पंच सिद्धांतिका ब्राह्मीर द्वारा लिखित है। ब्रह्म सिद्धांत है, ये ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। न्याय अवतार सिद्धसेन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो एक बार आप इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ऋतु संहार कालिदास, मेघदूतम कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंश कालिदास, मालविकारगिन मित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमो वर्षीय कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, बृहत संहिता ब्राह्मीर, पंच सिद्धांत्रिका ब्राह्मीर, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, न्याय अवतार सिद्धसेन,
पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है दोस्तों, आप इन पुस्तकों को ज़रूर एक दो बार और रिवाइज कर लेना, जिससे यह सारी आपको याद हो जाएंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।